नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग आर्या पार्ट टेस्ट सीरीज के अंतर्गत तीसरे भाग के 30 प्रश्नों को उनकी व्याख्या के साथ में देखेंगे। यह सेशन न केवल बिहार दरोगा या जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगी तथा यह सेशन आपकी तैयारियों में एक सहायक भूमिका अदा करेगी। इस सीरीज में मैंने मुख्य रूप से उन प्रश्नों को शामिल किया है जो पूर्व में हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं तथा आज के पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हर्बर्ट होप रिजली, बी डीएन मजूमदार, सी जीएस घुरिये और डी जेएच हट्टन। बताना है जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट होप रिजली ने जाति का प्रजातीय सिद्धांत दिया था। और 1901 ईस्वी में जब भारत की जनगणना हुई थी तो उस समय ब्रिटिश भारत में निवास करने वाले हिंदू आबादी की जाति व्यवस्था का वर्गीकरण हर्बर्ट होप रिजली के द्वारा किया गया था और इस विभाजन के अंतर्गत ही इन्होंने जाति के प्रजातीय सिद्धांत का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस हैं 1599, 1699, 1689 और 1657 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कि खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी और 1699 ईस्वी में अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा इस पंथ की स्थापना की गई थी 13 अप्रैल 1699 को, और वह दिन बैसाखी के पर्व का दिन था और उसी दिन खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इसी दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दिया था और उसके पश्चात ही गुरु ग्रंथ साहिब सिखों में गुरु परंपरा की उत्तराधिकारी बन गई। और उल्लेखनीय तथ्य है कि इस दिन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सबसे पहले अपने 5 अनुयायियों को, ध्यान रखिएगा 5 अनुयायियों को, जिन्हें पंज प्यारे कहा जाता है, उन्हें अमृत पान करवाया था और उनके हाथों से स्वयं भी अमृत पान किया था। और गुरु जी के द्वारा जिन्हें पंज प्यारे में शामिल किया गया था वो अलग अलग जातियों के थे और उन्हें सिंह की उपाधि इस दिन दी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने इन्हें भाई की भी उपाधि दी थी और खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा जो था वह सिख धर्म का रक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है, तमाड़िया जनजाति कहाँ की है? ऑप्शंस हैं आपके पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तमाड़िया जनजाति झारखंड राज्य की है। और झारखंड की अन्य प्रमुख जातियों की बात करें तो यहाँ पर मुंडा, बिरहोर, उरांव, खरिया, पहाड़िया, संथाल आदि प्रमुखता से निवास करते हैं। और इन जनजातियों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं जिन्हें अलग अलग जनजातियों में किल्ली, कुंदा या पारी के नाम से जाना जाता है। किल्ली, कुंदा और पारी विभिन्न जनजातियों में गोत्र के नाम होते हैं। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? ऑप्शंस हैं वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। और इसकी व्याख्या यदि हम लोग देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी और इन्हें फांसी काकोरी कांड में शामिल होने के कारण दी गई थी। फांसी पर चढ़ने के समय जब इन्हें फांसी दिया जा रहा था तो इन्होंने एक वाक्य कहा था कि मैं राज्य के पतन की इच्छा या कामना करता हूं। इसके साथ ही इन्होंने फांसी की सजा को सहर्ष स्वीकार करते हुए फांसी प्राप्त की थी, इन्हें फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म था यह 11 जून 1897 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था
और 9 अगस्त 1925 ईस्वी को इन्होंने सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ काकोरी नामक स्थान पर रोक करके सरकारी खजाना को लूटा था और इसी कारण काकोरी कांड के कारण रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन की उपस्थिति तथा उसका नामकरण किसने किया था? एग्जैक्ट लोकेशन और परमाणु में प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? ऑप्शंस हैं जे थॉमसन, ई गोल्डस्टीन, ई रदरफोर्ड और जेम्स कैडविक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई रदरफोर्ड ने परमाणु में प्रोटॉन की उपस्थिति तथा उसका नामकरण किया था। यद्यपि प्रोटॉन की जो खोज थी 1886 ईस्वी में ही ई गोल्डस्टीन के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन 1917 से 1920 के मध्य रदरफोर्ड के द्वारा अपने गोल्ड फॉयल प्रयोग, ध्यान रखिएगा, गोल्ड फॉयल प्रयोग के दौरान इन्होंने पाया कि परमाणु के नाभिक में एक धनात्मक कण भी मौजूद है और उन्होंने ही इसका नाम प्रोटॉन रखा था। प्रोटॉन की उपस्थिति के साथ साथ इसके एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी ई रदरफोर्ड के द्वारा दी गई थी अपने प्रयोग के अनुसार, इसलिए परमाणु में प्रोटॉन की उपस्थिति तथा उसके नामकरण का श्रेय ई अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम या उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। और यह जो फूलों की घाटी है यह ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है और फूलों की घाटी को 1982 ईस्वी में विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। और फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका उल्लेख हम लोग रामायण और महाभारत में देखते हैं, जिसमें इसका नाम नंदन कानन के नाम से जाना जाता था। और आधुनिक समय में फूलों की घाटी की जो खोज है वह ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ के द्वारा 1931 ईस्वी में की गई थी। एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य है कि फूलों की घाटी में 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां पाई जाती है और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह लगभग 87.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फूलों की घाटी फैली हुई है। अगला प्रश्न है, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? ऑप्शन है आपके 1933 में, 1935 में, 1937 में या 1947 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बर्मा जो है ब्रिटिश साम्राज्य से 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। अब चूंकि बर्मा पर जो अधिकार था वह ब्रिटेन का था और बर्मा जिसे हम लोग आधुनिक म्यांमार के नाम से जानते हैं, यह 1937 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसे विभाजित कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी या जिसे हम लोग उपनिवेश कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य में के अंतर्गत इसे एक उपनिवेश बना दिया गया। परंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय बर्मा पर जापान का अधिकार हो गया और 1945 ईस्वी में आंग सन की एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग की मदद से ब्रिटेन ने बर्मा को जापान के कब्जे से मुक्त करवाया। परंतु आंग सन के नेतृत्व में जो बर्मा है वह स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाता है। परंतु 1947 ईस्वी में आंग सन की उनकी राजनीतिक विरोधियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है और इनकी हत्या के उपरांत 4 जनवरी 1948 ईस्वी को यू नू की अगुवाई में बर्मा को ब्रिटिश राज से आजादी मिल जाती है। ध्यान रखिएगा कि जापान से बर्मा जो स्वतंत्र हुआ था वह आंग सन के नेतृत्व में हुआ था और यू नू के नेतृत्व में बर्मा 4 जनवरी 1948 ईस्वी को आजाद हुआ था। यहाँ एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य है कि प्राचीन काल से ही म्यांमार या बर्मा जो है भारत का एक उपनिवेश रहा है। ध्यान रखिएगा, बर्मा जो था भारत का एक उपनिवेश था तथा अशोक के शासन काल में म्यांमार में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और इस धर्म का एक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा और यहाँ से पूर्व के देशों में, ध्यान रखिएगा,
कि पूर्वी क्षेत्र में यह जो केंद्र था यह बौद्ध धर्म और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और यह बेतवा नदी के किनारे है। और दशावतार मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित भारत का सर्वाधिक प्राचीन या सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था तथा इस मंदिर को हम लोग पंचायतन श्रेणी के मंदिर का प्रमुख उदाहरण के रूप में जानते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा भी जाता है कि पंचायतन श्रेणी के मंदिर का प्रमुख उदाहरण कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है पंचायतन श्रेणी के मंदिर का प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सिराजे हिंद नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ऑप्शंस हैं जौनपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और लखनऊ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिराजे हिंद के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो जौनपुर को जानते हैं। और जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने चचेरे भाई मुहम्मद बिन तुगलक, जिनका नाम क्या था? जूना खां या जौना खां की याद में इस शहर की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना 1394 ईस्वी में मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। और मलिक सरवर को फिरोज शाह के पुत्र सुल्तान महमूद के द्वारा, ध्यान रखिएगा, मलिक सरवर को सुल्तान महमूद के द्वारा मलिकुस सर्क, मलिक उस सर्क की उपाधि दी गई थी। मलिकुस सर्क का अर्थ होता है पूर्व का स्वामी। तो मलिकुस सर्क ने अपने नाम से ही जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना की थी। और कालांतर में यह शहर जो था इस्लामी कला, संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी के शासन काल में जो 1458 से लेकर के 1500 ईस्वी के मध्य जौनपुर पर राज किए था। तो इनके शासन काल में जौनपुर शिक्षा, साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में यहाँ पर अत्यधिक विकास होता है, जिसके कारण इसे भारत के सिराज या सिराज हिंद के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शंस हैं केसी पंत, बी सी रंगराजन, सी राजमन्नार और डी के संथानम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे सी रंगराजन। और केंद्रीय वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इस आयोग में एक अध्यक्ष के साथ में 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय एल केलकर, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.बी. रेड्डी और 15वें वित्त आयोग जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अपनी रिपोर्ट इन्होंने सरकार को सौंप दी, इनके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। और इस वित्त आयोग ने 2020 से 25 के मध्य केंद्र और राज्य के मध्य करों के बंटवारे के संबंध में अपने सुझाव दिए थे। और उल्लेखनीय तथ्य है कि राज्य वित्त आयोग, ध्यान रखिएगा, राज्य वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 243 से 1 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 39 घ, सी अनुच्छेद 41 क, डी अनुच्छेद 43 क। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 43 क में उल्लिखित किया गया है। और यह कहाँ है? तो संविधान में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत, संविधान में नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता के संबंध में उल्लेख किया गया है। और इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था।
और यह जो प्रावधान था मूल रूप से राज्य को समाजवादी लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निर्देश देता है और समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अत्यधिक पुष्ट करने के लिए ही इसे संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? ए वुडबरी के द्वारा, बी क्लार्क के द्वारा, सी एजी टॉन्सले के द्वारा और डी ईपी ओडम के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एजी टॉन्सले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा पहली बार दी गई थी। और पारितंत्र शब्द की रचना जो थी वह भी एजी टॉन्सले के द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। और उन्होंने पारितंत्र की परिभाषा देते हुए बताया था कि पारितंत्र प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। यानी प्रकृति में जीव विभिन्न समुदाय के साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ यहाँ पर अंतर क्रियाएं करते हैं, जिसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। और इस पारितंत्र की जो रचना है अजैविक और जैविक घटकों के द्वारा होती है। अजैविक घटकों में मूल रूप से भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। वहीं जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। अगर हम लोग उदाहरण देखें पारिस्थितिकी तंत्र का, तो तालाब एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1921 में, बी 1912 में, सी 1922 में या डी 1911 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में लोक लेखा समिति का पहली बार गठन किया गया था। और इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। वर्तमान समय में लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष के लिए निश्चित होता है और प्रत्येक वर्ष के उपरांत इनका चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, परंतु 1967 से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के नेता को ही बनाया जाता था। और 1967 में यह पहली बार मीनू मसानी को, जो विपक्षी दल के नेता थे, उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे लघु लोकसभा का भी दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक कारिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी असंग, सी वसुबंधु और डी धर्मकीर्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माध्यमिक कारिका के रचयिता नागार्जुन है। ये बौद्ध विद्वान थे और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की थी। उल्लेखनीय तथ्य है कि नागार्जुन को बौद्ध धर्म के अंतर्गत शून्यवाद का प्रणेता भी माना जाता है। इनकी अन्य रचनाओं में महत्वपूर्ण रचना है विग्रह व्यवर्तिनी नागार्जुन की एक रचना है। तथा माध्यम कारिका में नागार्जुन ने सत्ता की उत्पत्ति, ज्ञान के साधन तथा यथार्थ के स्वरूप के बारे में असत्य विचारों का विवेचनात्मक विश्लेषण किया है। ध्यान रखिएगा कि माध्यम कारिका के माध्यम से नागार्जुन ने सत्ता की उत्पत्ति, ज्ञान के साधन तथा यथार्थ के स्वरूप के बारे में जो प्रचलित असत्य विचार हैं उनका विवेचनात्मक विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है, गोखुर या चाप झील, जिसे हम लोग ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं, वह कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, समुद्र के किनारे, गहरी नदी के किनारे या समतल मैदानी भागों में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल मैदानी भागों में गोखुर या चाप झील पाई जाती है। और गोखुर या चाप झील का निर्माण मूल रूप से नदी विसर्प के निर्माण के द्वारा होता है। जब नदियां मैदानी क्षेत्रों में नदी विसर्प का निर्माण करती है तो उस समय इस गोखुर झील का निर्माण होता है। जब नदियां
अत्यधिक मात्रा में अवसाद लेकर के आती है तो ये अपने किनारों पर अवसादों को छोड़ती जाती है और यहाँ पर एक प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण नदी अपने पुराने पथ की ओर चली जाती है और ये जो बचा हुआ एरिया रह जाता है इसे हम लोग बोखुर झील या चाप झील के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नदी विसर्प की जो आकृति होती है वह एस आकार की होती है और इसी के द्वारा ऑक्सबो लेक समतल मैदानी भागों में निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सबो लेक के पास ही प्राकृतिक तटबंध का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। विसर्प को हम लोग मियांडर के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पवन की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है बात दिग्दर्शी, बी पवन दिग्दर्शी आरेख, सी वायु दाब मापी और डी पवन वेग मापी। यहाँ क्लिष्ट हिंदी का मैंने जानबूझ करके प्रयोग किया है ताकि आप लोग इसके सही हिंदी को भी जान पाए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो पाएगा कि पवन की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो पवन वेगमापी, जिसे हम लोग एनीमोमीटर के नाम से जानते हैं। और एनीमोमीटर का आविष्कार लियोन बतिस्ता अल्बर्टी के द्वारा किया गया था और वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित पवन वेगमापी रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर है। और वायु दाब मापी, जिसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडल के दाब या दबाव को मापा जाता है, जिसका विकास इवान गैलिस्टा टॉरिसेली के द्वारा किया गया था। वायु दाब मापी या बैरोमीटर का विकास इवान गैलिस्टा टॉरिसेली और एनीमोमीटर का विकास लियोन बतिस्ता अल्बर्टी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, चिप्स के थैलों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिप्स के थैलों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन गैस भरने के कारण जो पैकेट बंद खाद्य पदार्थ हैं वह वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण ये पैकेट बंद खाद्य पदार्थ अधिक दिनों तक सुरक्षित रहते हैं तथा वे खराब नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू की गई? ऑप्शंस हैं 2015, 2017, 2019 और 2020। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत में हरित राजमार्ग की शुरुआत ऑप्शन ए 2015 में प्रारंभ की गई थी और इस नीति का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारों पर विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए जाएं, जिससे हरियाली को बढ़ाया जा सके और वायु प्रदूषण तथा धूल के प्रभावों को कम किया जा सके। इस नीति के अंतर्गत समुदायों, किसानों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों और वन विभाग सहित अन्य सरकारी संस्थाओं की भागीदारी से देश में राजमार्ग गलियारों के किनारे विभिन्न पेड़ पौधे लगाने थे तथा हरियाली का मात्रा बढ़ाना था। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ए 58 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 62 वर्ष या डी 65 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। वहीं उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो मुख्य न्यायाधीश सहित 34 अन्य न्यायाधीशों की संख्या है। यदि मूल संविधान की हम लोग बात करें तो मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, यानी 1+7 न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में मूल संविधान के द्वारा की गई थी। और संविधान ने भारतीय संसद को, ध्यान रखिएगा, संविधान ने भारतीय संसद को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 और उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया है। ध्यान रखिएगा, 124 और 214 सुप्रीम कोर्ट 124 और हाई कोर्ट 214 के अंतर्गत गठित की जाती है। अगला प्रश्न है, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? ऑप्शन ए है घोड़ा, बी हाथी, सी शेर और डी गैंडा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी
गैंडा का अंकन अशोक के सारनाथ स्तंभ पर नहीं किया गया है। और अशोक के सारनाथ स्तंभ में 4 शेर हैं और इसके निचले हिस्से पर एक घोड़ा और बैल है। घोड़ा और बैल के बीच में एक पहिया जिसे हम लोग धर्म चक्र के नाम से जानते हैं उसका अंकन किया गया है। और अशोक स्तंभ के पूर्व की दिशा की ओर हाथी, पश्चिम की ओर बैल, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर है। यह ध्यान रखिएगा कि हाथी, बैल, घोड़ा और शेर कहाँ है? अशोक के सारनाथ स्तंभ में, और वहां गैंडा नहीं है। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, Ca2SiO4, CaSO4 इंटू H2O और CaSO4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaSO4 इंटू 2H2O क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। और जिप्सम का निर्माण जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को, जिसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी आधा इसमें जल का भाग होता है। आधा अणु, मॉलिक्यूल, आधा भाग नहीं, आधा अणु इसमें जल का होता है। जल का आधा अणु प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग जल के साथ मिलाते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है। और जिप्सम का सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, यानी 2 अणु इसमें जल के होते हैं। और जिप्सम क्या है? एक परतदार खनिज है जिसे हम लोग सेलेनाइट कहते हैं। और रासायनिक संरचना के दृष्टिकोण से देखें तो जिप्सम कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के 2 अणु विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन है ए, SC दुबे, बी, MN श्रीनिवास, सी, HM जॉनसन और डी, WH वाइजर के द्वारा जजमानी व्यवस्था का सर्व अध्ययन किया गया था। तो किसके द्वारा, यह बताना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, WH वाइजर के द्वारा भारत में जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। और WH वाइजर अमेरिकी मानव शास्त्री थे और इन्होंने उत्तर प्रदेश के एक गांव में अध्ययन के द्वारा यह पाया कि यहाँ पर विभिन्न जातियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का आदान प्रदान होता है। और इस आदान प्रदान को ही वाइजर ने जजमानी व्यवस्था या जजमानी प्रणाली कहा था। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि भारत में निवास करने वाली जो जातियां हैं किस प्रकार से परस्पर एक दूसरे के ऊपर में निर्भर या आश्रित रहती हैं, और इस निर्भरता को ही वाइजर ने जजमानी प्रणाली या जजमानी व्यवस्था का नाम दिया था। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए, कन्याकुमारी, बी, सलेम, सी, हैदराबाद और डी, तिरुवनंतपुरम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण वाहन और साउंडिंग रॉकेट के डिजाइन तथा विकास से संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त उपग्रहों के प्रक्षेपण और रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए उन्हें यहाँ पर तैयार किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। और परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक के रूप में हम लोग डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जानते हैं। वहीं भारत के पहले रॉकेट प्रमोशन केंद्र की स्थापना अरब सागर के तट पर तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा में की गई थी। और इस रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना थुम्बा में करने का कारण क्या था? तो भूमध्य रेखा से थुम्बा की निकटता, भूमध्य रेखा से इसकी निकटता के कारण ही यहाँ पर क्या बनाया गया? रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली उक्ति को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दोलित्र, ऑप्शन बी प्रवर्धक, ऑप्शन सी दिष्टकारी और डी फिल्टर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहा जाता है। और रेक्टिफायर बनाने के लिए डायोड, निर्वात ट्यूब डायोड, मरकरी आर्क वाल्व
और सेलेनियम डायोड आदि का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि दिष्टकारी को हम लोग AC टू DC परिवर्तक भी कहते हैं, यानी AC करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो दिष्टकारी या रेक्टिफायर। अगला प्रश्न है, भारत में कंजली आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु और डी गुजरात। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भारत में कंजली आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में स्थित है। और पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में, ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में कंजली आर्द्र भूमि स्थित है, जिसे 2002 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, इस भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है आपके झरिया, रानीगंज, बोकारो और ऑप्शन डी गिरिडीह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी रानीगंज है। और इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर उपखंडों के अंतर्गत रानीगंज कोयला क्षेत्र आता है, जहां 49.17 बिलियन टन का कुल भंडार पाया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है? तो वह है रानीगंज। ध्यान रखिएगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है? रानीगंज। लेकिन इस ऑप्शन में आपका तालेचर नहीं दिया गया था, इस ऑप्शन में तालेचर नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो तालेचर आपका भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है और यह कहाँ है? तो ओडिशा में है। वहीं झारखंड के झरिया में सर्वाधिक कोकिंग कोल का यानी उत्पादन किया जाता है, और झरिया जो है भारत के समस्त कोकिंग कोल का लगभग 97% अकेला उत्पादित करता है। ध्यान रखिएगा कि झारखंड के झरिया खान से भारत में एकमात्र कोकिंग कोल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 56 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किसके अंतर्गत? तो 356 के अंतर्गत। और जिन राज्यों का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जाता है, उन्हीं राज्यों में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है, जिसका उल्लेख भाग 18 में किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोग देखें तो अनुच्छेद 365, ध्यान रखिएगा, एक अन्य अनुच्छेद है जो है अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 के आधार पर राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान लेकर के भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह कौन सा है? ऑप्शन ए में बुध, बृहस्पति, पृथ्वी और शनि, बी बुध, पृथ्वी, नेपच्यून और बृहस्पति, सी बुध, पृथ्वी, मंगल और शनि, और डी है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चार ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और इसे पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पार्थिव ग्रहों की भी संज्ञा दी जाती है। और सौर मंडल में यही चार ग्रह हैं जो ठोस रूप में है, बाकी अन्य सभी ग्रह जिन्हें हम लोग जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं, और उनका क्रम क्या है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सारे गैस रूप में पाए जाते हैं, और इन्हें हम लोग बाह्य या जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और
मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या पाया जाता है? तो क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? ऑप्शन ए है नवरात्रि, बी होली, सी गोगा नवमी और डी तीज। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हरियाणा का छड़ी नृत्य गोगा नवमी त्योहार से संबंधित है। और गोगा नवमी त्योहार जो है यह हरियाणा और राजस्थान में धूमधाम से मनाया जाता है और इस अवसर पर दोनों ही राज्यों में गोगा जी लोक देवता की पूजा की जाती है और यह पूजा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे गोगा नवमी त्योहार के रूप में भी जाना जाता है और इस अवसर पर नागों की पूजा की जाती है। उल्लेखनीय तथ्य है या ऐसी प्राचीन प्रचलित मान्यता है कि गोगा देव की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को घेरने वाले वायु की चादर क्या कहलाती है? तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं वायुमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या क्षोभ मंडल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडल को हम लोग पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर कहते हैं। और पृथ्वी को चारों ओर से जो वायु की एक मोटी परत या आवरण घेर रहती है वह विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है और इनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जलवाष्प तथा ओजोन एवं अन्य गैसें अल्प मात्रा में विद्यमान होती हैं। और वायुमंडल का लगभग 97% भूभाग जो है वह पृथ्वी तल से लगभग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और क्षोभ मंडल की बात करें तो वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है, जिसमें अधिकांश मौसमी घटनाएं उत्पन्न होती है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से 12 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर होती है। और इसके बाद हम लोग समताप मंडल देखते हैं। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल जिसे मेसोस्फीयर और इसके पश्चात थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर आदि का स्थान आता है। तो आज का जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।